हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। शक्ति संसाधन। देखिए, जल शक्ति संसाधन की बात करें तो कहते हैं भारत में इसकी प्रथा जो थी बहुत ही पुराने समय से इसका उपयोग किया जा रहा है। कहते हैं जल ही शक्ति संसाधन है जिसका उपयोग करके जो है बिजली की उत्पादन करने में भारत सदैव ही अग्रसर रहा है। और देखा जाए तो जल शक्ति संसाधन का आज भी उतना ही उपयोग किया जा रहा है। बेशकली किसी और चीज़ ने जो है इसका स्थान ले लिया है, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे एटॉमिक्स एनर्जी हो या और हो, तो अगले ने जरूर लिया है, लेकिन जल शक्ति की जो जो विशेषता है उसको हम जो है यहाँ पर नकार नहीं सकते हैं। तो यही बात को यहाँ उजागर कर रहा है कि जल शक्ति संसाधन के रूप में अगर देखा जाए तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं जल शक्ति संसाधन जो है ताप शक्ति संसाधन से कई तरीके से भिन्न है, यानी देखा जाए तो ताप शक्ति से बिल्कुल ही ये भिन्न होता है। और जल शक्ति के संसाधन अक्षय है, यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो देखा जाए तो जल शक्ति संसाधन का विकास करना किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये अक्षय है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है कभी सब खत्म नहीं होने वाला है, यानी ये हमेशा चलता ही रहेगा। इन्हें जब चाहे आवश्यकता अनुसार पुण्य उपयोग कर सकते हो। और दूसरे संसाधन जो है प्रदूषित मुक्त है, यानी दूसरे संसाधन से बिल्कुल ही प्रदूषण मुक्त है। इसमें किसी प्रकार की प्रदूषण नहीं होती है और इसका सालाना अवतरण लागत या संसाधन के रख रखाव की लागत बहुत ही कम होती है। तो आप समझ सकते हो कि जल शक्ति संसाधन जो है आने वाला भविष्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे लेकिन जल शक्ति संसाधन जो है शायद ही खत्म हो। इसके बावजूद इस संसाधन के दो प्रमुख कमियां हैं कि जल विद्युत संयंत्र की स्थापना में आरंभिक पूंजी निवेश बहुत अधिक होती है। तो जनरल सी बात है, अगर हम कोई प्लांट अगर बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, संयंत्र लगा रहे हैं, तो जनरल सी बात है कि आरंभिक पूंजी जो निवेश होगा सबसे अधिक जो है जल शक्ति संसाधन में लग जाता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां पूरे वर्ष जो है भर जल की सतत आपूर्ति बनाए रखने के लिए जल के बड़े जलाशय निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है जल से ही काम करता है। तो सिंपल सी बात है कि उस क्षेत्र में जल का जो है सालाना निकास बनाना पड़ेगा। अगर साल भर ऐसा नहीं बनाया गया तो ये जल शक्ति जो है कुछ ही समय ही कार्यरत रहेगा। इसलिए जो है इसमें बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है जल भरने के लिए वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो है नदियाँ बनाई जाती है, जल खोदे जाते हैं, जो कोई बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एकत्र का सुरक्षित रखा जाता है और दूसरे संयंत्र की स्थापना में लगी पूंजी की जो है सर्वथा अवधि बहुत लंबी भी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जल शक्ति संसाधन जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अक्षय है, यानी कभी खत्म न होने वाली संसाधन है। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि जल को जो है बनाए रखना दुष्कर्म कार्य होता है। इसलिए जल शक्ति संसाधन वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी साल भर जो है वाटर का संरक्षण किया जाता है। तो इसलिए जो है आपको पता है बिहार में कोसी है, और देखा जाए तो पंजाब के साइड जो है आपका भाखड़ा नंगल है, और भी बहुत है जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। अगर आगे बात करें जल विद्युत शक्ति की, तो कहते हैं भारत में जल विद्युत का विकास जो है 19वीं सदी के अंतिम दशक में सन 1897 में दार्जिलिंग में बिजली की आपूर्ति हेतु जल विद्युत संयंत्र की स्थापना शुरू हुआ था। तो आपको पता ही है कि भारत में जो है 19वीं शताब्दी में जो है जल विद्युत शक्ति का विकास हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसका जो है पहला जो लगाया गया था 1897 में दार्जिलिंग में लगाई गई थी ये, और इसे बिजली आपूर्ति हेतु जल विद्युत संयंत्र की स्थापना शुरू हुआ था। और इसके बाद 1902 में कर्नाटक के जो है शिवमुद्रम में कावेरी नदी के जलस्प्रात पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ। तो यूपीएससी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल विद्युत शक्ति का पहला जो है कहाँ पर लगाया गया था संयंत्र। तो आपको पता है ये तो जनरल सी बात 1897 में दार्जिलिंग में लगाई गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका दूसरा जो था 1902 में कर्नाटक जो है शिव समुद्रम में कावेरी नदी के जलस्तर पर लगाई गई थी। बाद में पश्चिमी घाट में पर्वतीय क्षेत्र में कुछ संयंत्र डाले गए जिससे विद्युत की आपूर्ति मुंबई में हो सके। लेकिन जल विद्युत शक्ति के कुछ संयंत्र
उत्तर भारत में जो है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत के तमिलनाडु कर्नाटक से 1930 के दशक में स्थापित किए गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक में 1930 के दशक में जो है ये संयंत्र का उपयोग किया गया, जल विद्युत शक्ति का जो है स्थापना किया गया। इस प्रकार के जो है स्थापित संयंत्रों से पूरे देश में बिजली उत्पादन की सकल क्षमता जो था 1997 तक 508 मेगावाट हो गई। देखिए बढ़ा काफ़ी, 508 मेगावाट हो गई, लेकिन आज के समय में तो पता है आपको कि 508 तो कुछ भी नहीं है। इसके पश्चात देश की पंचवर्षीय योजना के तहत सघन प्रयास किए गए और कई बहुउद्देशीय योजनाओं को संचालित भी किया गया ताकि जल विद्युत शक्ति की जो है समुचित और शीघ्र विकास हो सके। तो कहते हैं भारत में जो है हर चीज़ की जो कार्यात होता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसके पश्चात है कहते हैं वर्ष 2000 के अंत तक जल विद्युत की जो स्थापित क्षमता बढ़कर 25,219.55 मेगावाट हो गई। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ 500 मेगावाट और कहाँ 5,219 मेगावाट। तो कितना बहुत ही डिस्टेंस देखने को मिल गया। कहते हैं विद्युत की कुल जो है स्थापित क्षमता की 1/3 के करीब था। ऊर्जा का जो है सस्ता, प्रदूषण मुक्त एवं पुण्य चक्रीय स्रोत होते हुए भी स्वतंत्रता के पश्चात इसका महत्व घट गया। यानी विद्युत संयंत्र का जो है इतना अच्छा पुण्य चक्रण होने वाला, प्रदूषण मुक्त, सस्ता होने के पश्चात भी इसकी महत्ता जो है घट गई। कुछ ऊर्जा उत्पादन में इसका हिस्सा जो था 1950-51 में सिर्फ जो है 49% ही घटकर जो है 2000 से 2001 में केवल 14.9% रह गया। तो आप समझ सकते हो कि आज के समय में जो है जल विद्युत क्षमता का उपयोग जो है बहुत ही कम हो रहा है, यानी 14.9% ही हो रहा है, जबकि ये अक्षय है, यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो कहते हैं लोग भी बहुत समझदार हैं, कहते हैं सरकार भी समझदार है कि जो प्राकृतिक से प्रदूषण नहीं करती है उसका उपयोग ना करके जो प्राकृतिक को प्रदूषित करती है उन स्रोतों को तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये गलत है। कहते हैं जल विद्युत शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये सस्ता भी है, प्रदूषण मुक्त भी है और इसको पुण्य चक्रण भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो है इसका उपयोगिता देखा जाए तो देखिए 1950-51 के दशक में जहां 50% की करीबन यूज़ होता था और 2001 में और 2000 के आसपास 14.9% रह गया। अब देखा जाए अगर 2023 तक की बात करें तो यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो इसका तो 10% भी यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो ये काफ़ी जो है गलत है और ये प्रदूषण का कारण भी बन रहा है, क्योंकि हम जल शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम तो जो है हाइड्रो पावर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़न जो हम कर रहे हैं, जो एटॉमिक फ्यूज़न यूरेनियम्स का यूज़ कर रहे हैं, वो आने वाला समय में हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद भी जब उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिण ग्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी अदा कर रही है। बेशक के लिए सरकार ने इसको नकारा हो, लेकिन जो है कुछ क्षेत्रों में इसका जो है अभी भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर पूर्वी ग्रेड में मुख्य रूप से जल शक्ति पर ही निर्भर है। तो देखा जाए उत्तर पूर्वी ग्रेड जो है मुख्य रूप से जल के शक्ति पर ही निर्भर है। तो इसकी महत्ता को समझाता है कि अभी भी क्षेत्र जो है बिजली शक्ति पे ही आश्रित है। देश में शक्ति कमी के संदर्भ में जल विद्युत शक्ति जो है केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। भारतीय नदी प्रति वर्ष जो है 1070 करोड़ घन मीटर जल सागरों में बहा देती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 1070 करोड़ घन मीटर जल सागरों में बह जाती है। और केंद्रीय जल ऊर्जा आयोग ने इस नदियों के जल विद्युत क्षमता जो है 60% लोड फैक्टर पर लगभग 40 बिलियन किलोवाट आंकलित भी किया गया है। केंद्रीय विद्युत जो है परिषद ने यहाँ क्षमता 60% लोड फैक्टर पर जो है 84 मेगावाट आंकी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये सब बातें सिर्फ कागजी है, लेकिन जो वास्तविकता में कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यदि इस मैप की बात करें तो इस मैप में भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया गया है, जैसे भारत जल शक्ति केंद्र के रूप में दिखाया गया है। अब देख सकते हो कि पूरे भारत में जो है जल शक्ति केंद्र बनाई गई है, लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत ही कम हो रहा है। कहते हैं ब्रह्मपुत्र हो, चाहे लोकतक हो, चाहे आपका तैलियो हो, जैसे सिंध हो, कोसी हो, गंगा हो, घाघरा हो, ठीक है, सतलुज हो, भाखड़ा हो, चाहे आपका चिनाब हो, सिंध हो, झेलम हो, हर क्षेत्र में आपको जो होगा बांध दिखिएगा। चाहे जवाहर सागर हो,
जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कोयलान, नागार्जुन सागर, निजाम सागर या काली नदी या शरावती, सभी क्षेत्रों में जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जल शक्ति केंद्र बनाए जरूर गए हैं, लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत ही कम हो रहे हैं। उसके पश्चात देखें तो ये जो है आपका टेबल भी इस बात को साफ जाहिर कर देगा कि कौन से नदी का जो है कितना क्षमता जो है हम ले रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर बेसिन का नाम है, अंतहीन क्षमता दिखाया गया है और सकल क्षमता दिखाई गई है। जैसे हम सिंध की बात करें तो सिर्फ 20.0 जो है अनक्षित ये है, और इसकी जो है प्रतिशत को आकलन करें तो सिर्फ 23.8% ही जो है हमें देता है। फिर भी जो है सिंध का काफ़ी उपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे अधिक जो है ब्रह्मपुत्र का यूज़ हो रहा है, जहाँ 35 अनहित क्षमता है, और इसका जो है 41.7% जो है हम ब्रह्मपुत्र से ही प्राप्त कर रहे हैं। गंगा देखा जाए तो गंगा काफ़ी विस्तृत है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही कम हो रहा है, 11 जो है क्षिप्त हो रही है, और इसके जो है प्रतिशत जो है 13.1% ही हम जो है यूज़ कर रहे हैं। मध्य भारत के बेसिन की बात करें तो सबसे कम है, 3.0 है, और इसका आकलन प्रतिशत जो है 3.6, जो कि बहुत ही कम है। यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है 6.6% देती है, और इसका जो है 7.1% का ही उपयोग हो रहा है। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो है सिर्फ 9 अनक्षित दे रही है, और इसका जो है प्रतिशत 10.7% ही है। तो आप समझ सकते हो इस जो है इसमें टेबल ने भी बहुत काफ़ी बात को हमें समझाने की कोशिश किया है कि यहाँ पर जहाँ ब्रह्मपुत्र जो है सबसे अधिक जो है प्रतिशत में जो है हमें हाइड्रो एनर्जी दे रहा है, वहीं पर देखा जाए तो सबसे कम जो है मध्य भारत के बेसिन से हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर उजागर की गई है, और ज़रूरी भी है। कहते हैं सब बात जान के हमें बहुत कुछ समझ भी हमें आ जाता है। उपरोक्त निहित जल विद्युत क्षमता कई भौतिक एवं आर्थिक कारकों पर आश्रित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जल विद्युत क्षमता जो है भौतिक और आर्थिक कारकों पर ही आश्रित है, और इन कारकों में से नदी पथ, नदी जल की राशि, नदी के जल प्रवाह में निरंतरता, और यह सब वर्षा जल की कम या अधिक होने पर आश्रित होती है। क्योंकि जब तक बरसात सही से नहीं होगी, जल विद्युत ऊर्जा का जो है सही हम आकलन नहीं कर सकते, सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मकृत और विद्युत शक्ति के अन्य स्रोत के उपलब्ध होने और स्थानीय आर्थिक विकास के स्तर, यानी जिस पर विद्युत शक्ति की मांग निर्भर है, एवं स्थान विशेष का जो है प्रौद्योगिक स्तर इत्यादि महत्वपूर्ण भी है। नदी में नियमित रूप से जो है तीव्र प्रवाह के साथ जो है पर्याप्त जल की राशि का मिलते रहना जल विद्युत शक्ति के संयंत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करती भी है। कहते हैं स्थान विशेष पर जो है वर्षा जल की विशेष उपलब्धता तथा ढाल वाली भूमि की आकृतियां नदी बेसिन में जल एवं प्रवाह दोनों को काफ़ी प्रभावित करती है। क्योंकि उपयुक्त कारकों को साहित्य स्थितियां पूरे देश में असामान्य रूप से विद्यमान है, इसलिए जल विद्युत शक्ति की क्षमता का भी पूरे देश में असामान्य वितरण है। तो आप समझ सकते हो कि पूरे देश में जो है असामान्य वितरण होना ये काफ़ी जो है संकट को जो है दर्शा रहा है। कहते हैं भारत में उत्तरी पर्वतीय श्रृंखलाओं में निकलने वाली नदियाँ इन संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन नदियों को जो है हिमानियों तथा हिम क्षेत्रों से जल प्राप्त होते हैं, इसलिए इनमें जो है वर्ष भर जो है नियमित जल प्रवाह बना ही रहता है। नदी के प्रभाव क्षेत्र की ऊंची नीची कटाव युक्त भूमि संरचना के कारण नदी जो है वेगवती बन जाती है, और इसके साथ इन क्षेत्र में नदी जल के अन्य उपयोग करने की कोई विशेष स्पर्श होने से भी जल प्रवाह अवरुद्ध नहीं होती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं इस पर्वतीय क्षेत्र का जो है उत्तर पूर्वी भाग, जिसमें ब्रह्मपुत्र बेसिन प्रमुख है, सर्वाधिक जल विद्युत शक्ति क्षमता का बेसिन है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि उत्तर पूर्वी भाग जो है जिसमें ब्रह्मपुत्र बेसिन भी प्रमुख है, सर्वाधिक जल शक्ति क्षमता का बेसिन है। तो ये यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन जो है सबसे अधिक विद्युत शक्ति क्षमता का जो है हासिल कर रखा है, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन ही है जो सबसे अधिक जो है इसी पे ही आश्रित है। दूसरा स्थान भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बहने वाली सिंध नदी का ही है, ये दूसरा नंबर पे सिंध नदी है। ठीक है, जैसे हम टेबल में भी देखे थे। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के निकलने वाली गंगा की अनेक सहायक नदियां संभावित जल विद्युत शक्ति क्षमता का कुल जो है 11,000 मेगावाट के अनुमानित करती है। यानी देखा जाए तो गंगा जो है, गंगा के अनेक सहायक नदियों में संभावित जो है 11,000 मेगावाट का अनुमानित किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार संभावित सकल जल विद्युत क्षमता का 3/4 भाग हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों के बेसिन में सम्मिलित है। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार संभावित सकल विद्युत क्षमता के 3/4 भाग जो है हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों पर ही आश्रित है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ इस संदर्भ में सशक्त नहीं हैं, यानी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ इन सब कार्यों में सशक्त नहीं है। यहाँ की समस्त नदियाँ जो है वर्षा ऋतु पर ही आश्रित है। अब देखिए, जो नदियाँ वर्षा ऋतु पर आश्रित होती है उसका जो है हम बिजली उत्पादन में बहुत ही कम उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये वर्षा पर आधारित होती है। और मान लीजिए उस क्षेत्र में वर्षा न हो तो वहाँ पर जो है विद्युत संयंत्र नहीं कार्य कर सकेंगे। इसलिए इन नदियों में जल प्रवाह एवं वेग जो है मानसून के समय प्रचंड रहता है, किंतु वर्षा ऋतु उपरांत एक लंबे समय तक नदी में जल की राशि एवं उसका प्रभाव दोनों ही अनिश्चित हो जाता है। तो ये तो जनरल सी बात है, जब रेन होगी तो काफ़ी जो है ये काफ़ी तेज़ गति से आगे प्रचंड रूप से आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी तो काफ़ी समय जो होगा वहाँ पर जो है कोई भी कार्य नहीं हो पाएंगे। इन्हीं सब कारणों से नदी जल का संचलन करना आवश्यक होता है। जल विद्युत शक्ति की क्षमता का अधिकांश भाग नदियों के पर्वतीय क्षेत्र में है, जो नदियों के ऊपर एवं मध्य प्रवाह क्षेत्रों में होते हैं। तो देखा जाए विद्युत संयंत्र वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर जल को जो है इकट्ठा करके रखा जाता है। और मान लीजिए बरसात खत्म हो जाता है तो जो इकट्ठा करके जल रखा जाता है उसका जो है हम उपयोग जैसे साल भर कर सकते हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन ऊंची नीची एवं उबड़ खाबड़ होने के जो है सिंचाई हेतु जो है संसाधन विकसित करने के लिए जो उपयुक्त नहीं होती है, और इस कारण जल विद्युत शक्ति संयंत्र के स्थापित करने में जल संसाधन को किसी प्रकार के अन्य प्राथमिकता वाले विकसित संसाधन अवरोध भी जो सामान्य नहीं करना पड़ता है। कहते विद्युत शक्ति जो उत्पादन क्षमता के संभावित क्षेत्र जो है ऊपरी नर्मदा बेसिन, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक तथा अनामलाई पहाड़ियों में विद्यमान है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद भी दक्षिण भारत के राज्य में जल विद्युत शक्ति का उत्पादन अपेक्षाकृत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ये क्षेत्र प्रमुख कोयला क्षेत्रों से बहुत दूर है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो विद्युत संयंत्र वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर जो है कोयला का विशाल भंडार हो, क्योंकि जो कोयला से अगर बिजली बनाई जाएगी तो कोयला के क्षेत्र में लगाने में ही सुविधाजनक होगा, क्योंकि कोयला का वहाँ जो है उचित मात्रा में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए जल विद्युत का लगाया जाता है, जल विद्युत वहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ पर साल भर पानी की जो है संरक्षित किया जाता है या एकत्र किया जाता है। अब हमारे समक्ष आया है भारत के विभिन्न राज्यों में जल विद्युत शक्ति संयंत्र की स्थापित। देखिए, इससे आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन सा जो है जल विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जा रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, अगर हम राज्य की बात करें और दूसरी तरफ जल विद्युत संयंत्रों के नाम दें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे सबसे पहले तो आता है जम्मू व कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो निचली झेलम, चिनाब पर जो है लला सलाल और दुलहस्ती करा, ये मुख्य विद्युत जो है जल विद्युत संयंत्र का नाम है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें सिंपल सी बात है, एक ही नाम आता है, भाखड़ा नंगल, जो सतलुज पर बनी गई है। ब्यास पर दोहरी गिरी, बाटा, अंधरा, बिनवा, रुकवती, रेंगात, जो भावानगर, बस्ती, बेरा, चिलूर, चमोर और नाथन सकारी, बहुत से नाम है जिसके जहाँ पर ये सब बनाई गई है, जो आपके स्क्रीन पर भलीभांति दिख भी रही होगी। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो रिहिंद, खोदड़ी, टेंस पर चिब्रो, ये सारे जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत संयंत्रों के नाम है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात बात करें अगर हम उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में भागीरथी पर टेहरी बांध काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भागीरथी पर टेहरी बांध बनाई गई है। राजस्थान की बात करें तो राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर चंबल नदी पर है, जो हम ऑलरेडी जो है मैप में अध्ययन कर चुके हैं। ये सारे जो है मैप के अंतर्गत भी हमने अध्ययन किया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो चंबल नदी पर जो है गांधी सागर, पेंच वाड़गी, नर्मदा नदी, सोन नदी पर बाण सागर, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और बिहार में तो कहते हैं एक ही पे बांध बनाई गई है जिसका उत्पादन करता है कोसी नदी पे, और कोसी नदी तो कई बार जो है बाढ़ का सबब भी आता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर झारखंड की बात करें, सुवर्णरेखा, मैथन, पंचायत, तिलिया, अंतिम तीनों दामोदर घाटी योजनाओं में बनाई गई है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पंचेत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसी प्रकार उड़ीसा की बात करें तो महानदी पर जो है हीराकुंड वाली मेला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है।
उसके पश्चात बात करें उत्तर पूर्वी राज्य में तो दीखू दियाग दोनों नागालैंड में, गोमती त्रिपुरा, लोकतक मणिपुर, कौपिलिया असम, खंडोडर एवं बिकौन दुलाई मेघालय में है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश में बहुत से बांध बनाए गए हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है। उत्तर गुजरात की हम अगर बात करें तो गुजरात में है उकाई, तापी, कदाना, माही जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। अगर वही हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है कोयाना भिवापुरी, टाटा हाइड्रो, इक्लोटो वर्कर्स, कॉपलिस, भोला, भीरा, पुणे, मैथेन, भट्टनागर, बीडे काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर नाम दिए हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें निचली सिलोरू, ऊपरी सिलोरू, मचकुंद्र, निज़ाम सागर, नागार्जुन सागर बहुत ही, और श्री कृष्ण नदी जो है श्रीशैलम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अगर आप देख सकते हो जो है तुंगभद्र, शरावती और कलिंद और महात्मा गांधी जोल जलप्रपात तो है, भद्रा, शिवरबंदम, कावेरी, सिमलसापुरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर केरल की बात करें तो केरल में जो है इडिकाकी, पेरियार जो कि काफ़ी नाम डिफ़िकल्ट है, सोयार, सेगुलम, पलवासल, कलाडा कहते हैं जैसा राज्य है उसी प्रकार से यहाँ पर जो है बांध बनाई गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो इसमें पेक्परा, मैटूर, कोडयार, सेलोयार, अलियार, शकरपट्टी, मयार, सिलियार एंड पापनासम तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बांध जो बनाई गई बिजली के उत्पादन के लिए और काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते हैं बिजली जो है प्रमुख है और जल शक्ति का अगर उपयोग करें तो ये अक्षय है, यानी ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को जो है इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इसका हम ध्यान देते रहें इस पर और इसकी जो है और भी विकल्प ढूंढते रहें तो आने वाला समय में जो है ये जो है किसी भी देश के लिए भविष्य बन सकता है, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी और इसका जो है कंटिन्यू कार्य फ्यूचर में भी चलता रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था जल विद्युत संयंत्र के अंतर्गत, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है। और कहते हैं ये क्वेश्चन कई मानने में जो यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं, तो ये हर एक बच्चों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और महत्वपूर्ण तब बनेगा जब इस वीडियो को आप दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, कहते हैं आपके अंतर्गत किसी का भलाई हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। कहते हैं किसी बच्चे का जो है भलाई हो जाए, यही जो है तिरपान स्टडी सेंटर का उद्देश्य है। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए कि हर बच्चे को जो है सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन प्राप्त हो और वो एक देश का अच्छा नागरिक बने। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी ना प्राप्त हो। और बाद में अगर तिरपान स्टडी सेंटर को अगर सर्च कीजिएगा तो शायद यूट्यूब पर दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसलिए अच्छा यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। जब सेव कर लीजिएगा तो वहाँ पर जो है इसके होम पेज पर सारे वीडियो आपको जो है मिल जाएगा। साथ में अगर आप चैप्टर के अंतर्गत या क्लास के अंतर्गत टॉपिक के अंतर्गत कुछ भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है प्लेलिस्ट का प्रावधान है, जहां पर सभी वीडियो आपको सुचारू रूप से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और साथ में कुछ अगर सुझाव देना है, कुछ बदलाव चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी जो है हमें समझ में आएगा कि आपको क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है।